सो हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज हमारा 21 डे और आज हम इस 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं एसी जनरेटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यू इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। सो स्टे ट्यून और हमें देखना है कि कैसे ये एसी जनरेटर वर्क करता है। सो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ जनरेशन की बात आ रही है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो प्रिंसिपल कि कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारा जो एसी जनरेटर होता है बेटा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो प्रिंसिपल अपना क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल होगा अपने पास EMI। क्या हो जाएगा बेटा? EMI, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या करता है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो जब किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आते, उसके वेरिएशन से, उसके बार बार चेंज होने की वजह से जो EMF, जो करंट डेवलप होता है, जो EMF डेवलप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो ही चीज़ें डेवलप होंगी, एक तो इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा और एक इंड्यूस्ड करंट। उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, EMI, जिसके लिए फैराडे के बारे में हमने 3 प्रैक्टिकल्स चैप्टर नंबर 6 में क्या हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ओके, अब बेसिकली हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट है जो कि कौन से फॉर्म में है बेटा, परमानेंट फॉर्म में। मतलब हमारे पास जो मैग्नेट है यहाँ पे वो कैसे है, परमानेंट मैग्नेट्स है। अब हमने इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट्स रख दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जब मैग्नेट्स के बाहर होंगे तो हमेशा उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, और जब वो अंदर होंगे तो क्या होता है, वो साउथ टू नॉर्थ। हमने इस तरीके से रखा। अब यहाँ पे हमने क्या रख दी, आयरन की सीट रख दी, सॉफ्ट आयरन की क्या करिए, एक प्लेट, एक सीट रख दी, जिसके ऊपर वायर्स क्या हुए, लपेटे हुए। अब उस वायर को लपेटने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम बेटा इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, ये हो गया आर्मेचर हो गया। अब इसी आर्मेचर में जो हमने रखा, उसको सीट पे रखा। आप पूछोगे कि सर आपने सॉफ्ट आयरन प्लेट ही क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा सॉफ्ट आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, बार बार फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटाइज होने की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड और क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए मैंने क्या लिया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रूप में क्या लिया हुआ है, आयरन का प्लेट लिया हुआ है, सॉफ्ट आयरन का प्लेट लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने टर्म्स क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि जब हम बार बार क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इट विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ फ्लक्स, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है। सो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है बेटा, फाई इक्वल्स टू क्या है, बी डॉट ए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू BA कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया। अब इसी पे पूरा हमारा टॉपिक चलने वाला, तो हम आगे टर्म्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स है। पहला हमने डिस्कस किया कि हमने परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ। अब उस मैग्नेट पे एक रेक्टेंगुलर लूप रखा जिसका नाम क्या है, ABCD। अब उस लूप में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट बाहर आ रहा है। अब इस लूप में जब करंट फ्लो होगा तो उस करंट में फ्लो होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। पूरा कंडीशन कौन डिफाइन कर रहा है, आर्मेचर डिफाइन कर रहा है। ओके, अब इसी थ्रू पे जो कॉइल लगा हुआ है, जो रोटेटर लगा हुआ है, रोटर शाफ्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे स्लिप रिंग की यूज की, क्योंकि बेटा जब ये रोटर शाफ्ट है, जब ये घूमेगा ना, उसके ऊपर अगर मैं वायर लपेट करके रखूंगा तो पूरा वायर कंडीशन बार बार घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, आपस में उलझ के टूट जाएगा। तो मतलब वो हमारे लिए क्या होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। इसीलिए उस सिंप्लिसिटी के लिए, मूवमेंट के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे स्लिप रिंग्स लिए, जो कॉइल के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा, और हमारा जो कनेक्शन है वायर का उसको भी ब्रेक होने से क्या होगा, बचाएगा। जो कि बेसिकली क्या होता है, मेटल की होती है। ठीक है, मेटल की प्लेट से उसके साथ कनेक्टेड होती है ताकि वो क्या करे, इजीली मूव करे। और वही स्लिप रिंग्स किसके साथ कनेक्ट होती है बेटा, कार्बन के ब्रश के साथ कनेक्टेड होती है। अब कार्बन ब्रश क्या, जो किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे सर्किट के साथ। यहाँ पे हम इसको अल्टरनेटिंग EMF के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, AC के फॉर्म में भी। अब जैसे ही उसके थ्रू जनरेशन होगा, कहाँ पे जाएगा, सर्किट में जाएगा। कार्बन ब्रश कनेक्ट हुआ। अब लास्ट टर्म अपने पास आता है शाफ्ट। शाफ्ट का यूज क्या है कि भाई पूरा प्रोसेस चल क्यों रहा है,
कॉइल को घुमाने के लिए ना। तो कॉइल अगर हमारा इजीली नहीं घूमेगा तो क्या है हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, क्या हमें इंड्यूस करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो कॉइल का इजीली घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कॉइल को इजीली घुमाने के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, शाफ्ट लगाया, जो कि क्या करता है, कॉइल को इजीली रोटेट करने देता है और हमें आसानी से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट क्या होता है, मिलता है। तो सारे टर्म्स अपने कितने टर्म्स हमने डिस्कस किए बेटा? पहला टर्म था हमारे पास मैग्नेट, जो कि कैसा था, परमानेंट था। दूसरा था आर्मेचर। तीसरा है अपने पास स्लिप रिंग्स। चौथा पॉइंट है अपने पास ब्रश है। फिर पांचवा है अपने पास क्या लिया था हमने, शाफ्ट लिया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद अगला टर्म आता है हमारे पास, अब पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है ये हमें समझना है बेटा। कि लाइक कंडीशन मैंने आपको बता दी, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट विल क्रिएट इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि मैंने आपको टर्म्स में बता ही दिया। ओके, अब अपने पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्स, पूरा खेल किसका है बेटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, एरिया वेक्टर इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से, एरिया वेक्टर भी इस तरीके से, दोनों क्या हो गया, पैरेलल। सो इस पूरा प्रोसेस जो है हमारा परपेंडिकुलर और पैरेलल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता। दैट मीन्स अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, ओमेगा टी। सो ओमेगा टी यहां पर रखेंगे तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, फ्लक्स की। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। सो माइनस एन एज इट इज डी बाई डी टी। फाई कितना अपने पास, बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे हमें ये वैल्यूज मिल गए। अब हम इसको हमें अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि जो कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस, ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो बाहर आएगा ओमेगा, कॉस का क्या होता है, साइन, साइन ओमेगा टी। तो ये इसकी जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, अब फ्लक्स माइनस एन, बी ए कॉमन हो जाएगा, एन बी ए बचा के अपने पास डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। सिंप्लीफाई किया तो मैंने ये वैल्यू आपको बता दी। सो माइनस एन प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू ये मिल गई। अब मैंने आपको बताया कि जो पूरा प्रोसेस घूमेगा दो कंडीशन पे, या तो बी एरिया वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या तो एरिया वेक्टर और बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये बताएगा परपेंडिकुलर कंडीशन, ये बताएगा पैरेलल कंडीशन। अगर मैं थीटा 90 लेता हूँ तो हमारा जो ईएमएफ होगा बेटा वो हो जाएगा इक्वल्स टू, पूरा चेंज होके क्या बचेगा, ई एन बी ए ओमेगा। ये मिला मैक्सिमम ईएमएफ। और हमें पता है कि जो साइन की एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है, -1 to +1 होती है, जो कि 90 और 270 के लिए होती है। एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज बोल सकते हैं जिसको। अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, यहाँ से वो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ग्राफ हुआ। अब ये वाला पूरा पोर्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे तो 90 मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा 270, यहाँ पे मिलेगा 180। दैट मीन्स 90 to 270 के बीच में घूम रहा है। सो ये हमें किसकी वैल्यू बताया, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसी तरीके से अगर मैं पूरे फॉर्मेशन में करंट के टर्म में डिस्कस करूँ, फॉर करंट, जब करंट की बात करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहा, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ। अब करंट सेम इसी टर्म में, अगर हमें यहाँ पे करंट देखना है तो ओम्स लॉ तो यूज़ करना ही पड़ेगा, इक्वल्स टू आई आर हुआ। करंट मैक्सिमम, सॉरी ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूस करंट की वैल्यू बताएगा, जो कि हमें इजीली सिंप्लीफाइड होकर के पता ही है कि कैसे ये आ गया।
ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास हो गया। और साइन का फंक्शन आपको बेटा याद रखना है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल। मैं आपको स्क्रीन पे इस तरीके से बता रहा हूँ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल पे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू उसकी 0 मिलेगी, हमें हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर पे मिलेगी। ठीक है, अब जब यहां तक हमने किया, अब अगर इस डायग्राम में भी हमने देखे तो कुछ टर्म फटाफट हम क्विक रिवाइज मार लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमने सीख लिया। अब इस टर्म में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, शाफ्ट आएगा, शाफ्ट हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, स्लिप रिंग्स हो गए, ये क्या हो गया अपने पास, कार्बन ब्रशेस हो गए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ से रोटेट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे वैसे वैसे हमें वैल्यू उसकी क्या होगी, बढ़ती और घटती दिखाई दे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन प्लेट यूज़ किया, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से अगर हमने इन टर्म्स को देखा, तब इसका एक ग्राफ है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो एक बार देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ है अपने पास, ये हमें कैसे क्या करना है, समझना है कि इस ग्राफ की वैल्यूएशंस क्या होने वाली। लाइक सबसे पहले 0 डिग्री मतलब मैंने आपको बताया थीटा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0। 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर 180 पे कुछ नहीं, फिर 270 पे मिलेगा, मतलब पूरी कहानी 90 और 270 के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब पहले कंडीशन 0 डिग्री हो, ये हुआ अपना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका डायरेक्शन हो, पैरेलल है। अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, अब एंटी पैरेलल, मतलब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका यहाँ पे, अब क्या हो गया 270, अब क्या हो गया 360, मतलब इसी तरीके से हमारा जो रेक्टेंगुलर लूप है वो घूमेगा और हमें उसी की वजह से क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ हो गया। अब अगर कुछ टर्म्स अगर हमें देखने हैं, रिपीट करने हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंसिपल पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं, आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर बेसिकली जो रेक्टेंगुलर सीट होती है उसके ऊपर लपेट के जो स्ट्रक्चर बना जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ या रोटेट करेगा, उसे क्या बोलेंगे, आर्मेचर। शाफ्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रोटेशन होता है, इजियर होता है कि कितना इजीली हमारा क्या हो, ये जो कॉइल है, ये जो स्लिप रिंग्स है, ये जो सीट है, ये जो हमारा पास रेक्टेंगुलर लूप है, घूम सकता है। ब्रश, जिसपे हमें पता चलेगा हमें ईएमएफ कितना मिला, उसकी वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी पता चलेगी। सो ये टर्म्स हो गए हमारे एसी जनरेटर को लेकर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो, और मेरा गला ज़्यादा ख़राब है तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ टर्म्स अगर मिस हो गए होंगे तो मैं ट्राई करूँगा तो अगले वीडियो में ज़रूर आप तक ला के पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। इन सब टर्म्स को छोड़कर एक चीज़ याद रखो कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। सो आप कोशिश करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, और उसी कोशिश से, उसी हार्डवर्क से एक दिन आप ग्लो करोगे, साइन करोगे, स्पार्कल करोगे, हर जगह आपके चर्चे होंगे। बस आप कोशिश करते रहो, आप स्पिरिट के साथ करते जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। गीता में भी एक कोट है, अगर बोला जाए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो आप अपने कर्म पे फोकस करो, फल तो ऊपर वाला देगा ही अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो।